सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत। 30 दिसंबर 2025 है और ट्यूसडे है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन सब्जेक्ट चलेगा, डॉक्टर प्रोफेसर विजयाकर सर के द्वारा लिखा हुआ। और इसमें हम 7th चैप्टर में चल रहे हैं, जिसमें सर ने केस दे रखे हैं, केसेस, और इसमें केस थर्ड करेंगे आज। 92 पेज पे हैं। केस नंबर थर्ड में बड़े सर कह रहे हैं कि मिस एनएस एज 18 ईयर, पेशेंट है जिसकी 18 साल उम्र है। कंप्लेंट लेके आई है, प्राइमरी एपिलेप्सी सिंस लास्ट 3 ईयर्स, मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सडन फॉल। 3 साल से एपिलेप्सी है और जब भी एपिलेप्सी आती है उसका मैनिफेस्टेशन होता है, वो अचानक गिरती है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ टिग्रिटोल 200 सिंस 3 ईयर्स, ट्रीटमेंट पे है। तो ये टिग्रिटोल के 200 लिखे डैश लगा के 3 साल से। सडन फॉल अकर्स विद ब्लैंकिंग आउट फॉर 10 to 15 मिनट्स, अचानक गिरती है और ब्लैंक हो जाती है 10 से 15 मिनट के लिए। इट अकर्स एनीवेयर एनी टाइम, वेदर एट होम, एट कॉलेज और ऑन रोड्स एटसेट्रा। कहीं भी गिर जाएगी, कभी भी गिर जाएगी, चाहे घर हो, कॉलेज हो, सड़क हो, कहीं। लकीली शी हैज नॉट गोट वन वाइल ड्राइविंग। लकीली ये उसको जब ड्राइव करती है तब नहीं आता है, ये अच्छी बात। दिस इज फॉलोड बाई अनकंट्रोल्ड स्लीप फॉर 12 to 14 आवर्स, फील वीक, टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड आफ्टर द अटैक। और जब इसको ये एपिलेप्टिक अटैक निकल आ जाता है, चला जाता है डॉक्टर अमित भाई, तो वो 12 से 14 घंटे के लिए उसे एक तो नींद चाहिए होती है बहुत जबरदस्त, अनकंट्रोल्ड, फिर कमजोरी फील करती है, थक जाती है, कंफ्यूज रह जाती है जब भी अटैक आता है। उसके बाद ये बाद में होता आफ्टर अटैक उसके। पास्ट हिस्ट्री में बड़े सर कह रहे हैं कि सफर्ड फ्रॉम माइग्रेन्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं अग्रेवेट परफ्यूम्स, ब्रैकेट सवार, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र तक माइग्रेन से सफर कर रही थी और खास करके परफ्यूम से वो ज्यादा होता था माइग्रेन। ट्रीटेड विद एलोपैथिक मेडिसिन आफ्टर विच दीज अटैक्स स्टार्टेड। और ये माइग्रेन जब उसका एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करा गया तो उसके बाद ये अटैक आने शुरू हो गए, एपिलेप्सी। अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में जो उसने बताया, वेरी लाइवली गर्ल हु लव्स टू फ्रीक आउट, loves music, playing music, piano, Casio, sorry, playing music, playing Casio, loves enjoyment of all sorts, loves to go to movies, to discos, to hotels, ये सब उसको अच्छा लगता है। Has many friends. She is last affected or bothered about her problem. She is last affected, least होना चाहिए शायद, ये last affected और bothered about her problem. She goes out driving her car all alone and goes and does not heed to mother's request not to drive cars because of her problems. लास्ट की जगह लीस्ट हो गए, वो बहुत ही कम अफेक्टेड है या बोदर करती है अपनी प्रॉब्लम को, इसलिए वो ड्राइविंग के लिए चली जाती है माँ के मना रिक्वेस्ट करने पर भी कि भाई ड्राइव कार को ड्राइव मत कर अपनी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी नहीं मानती। एडवाइजेज हर मदर, और अपनी माँ को और एडवाइज करती है, डोंट टेक टेंशन, एंजॉय लाइफ। अपनी माँ को और सलाह देती है, टेंशन मत लो, लाइफ को एंजॉय करो। अवर लक इज ऑलवेज विद अस, लड़की कहती है हमारा लक हमेशा हमारे साथ रहता है। नेवर गेट्स एंग्री एट ऑल, सेज
व्हाट्स द यूज, व्हाट पर्पज डज इट सॉल्व। कभी गुस्सा नहीं होती, कहती है कि इसका क्या मतलब है, क्या फायदा है और क्या पर्पज है, सोल्व हो जाता है गुस्से से, तो इसलिए वो कभी गुस्सा भी नहीं होती। तो बड़े सर ने इस पूरे स्टेटमेंट को लिया कि हाई स्पिरिटेड है, इसका मतलब करेजियस भी है और फिर पॉजिटिव भी है। तीन बातें इससे निकल के आई जी। She is not at all bothered about attendance at college. She has one desire to earn as soon as she can so that she will be independent and people will say yes, she is earning. उसे अटेंडेंस का कोई बॉदर नहीं करती कॉलेज में कि ज्यादा है कम है, पूरी होंगी नहीं होंगी। उसे जल्दी से जल्दी धन कमाना है, आजा स्वतंत्र होना है, ताकि लोग कहे यस शी इज अर्निंग, हाँ देखो वो कमा रही है। तो इस यहाँ अच्छा, सो अलोंग विद ग्रेजुएशन शी इज स्टडिंग कंप्यूटर बेसिक्स, तो इसलिए वो ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टडी कर रही है कंप्यूटर बेसिक्स को। बड़े सर ने इसमें यहाँ दो पॉइंट उठाए कि नॉन कंसाइंशियस है लेडी बच्ची, क्योंकि उसे क्लास व्लास कॉलेज वॉलेज की अटेंडेंस को बॉदर नहीं कर रही और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र ख्याल वाली है, स्वतंत्र है। आगे कह रहे हैं कि वेरी लेजी व्हेन एट होम, ओनली वर्क सी इज डज is cleaning and maintaining old classical lamps and other antique articles, which gives her excitement, and she starts imagining and thinking of the bygone era and the excitement of that time. कुछ काम नहीं करती घर का सिवाय क्लीन करने के क्लासिकल लैंप्स को, जिनको लेकर के वो एक्साइटमेंट में पहुंचती है उस दौर के सोचती हुई। आगे कह रहे हैं डजंट लाइक ड्राइविंग और पेंटिंग बट कीप ऑन ड्राइविंग ब्रोकन हार्ट एवरीवेयर, कीप्स ऑन ड्राइविंग ब्रोकन हार्ट एवरीवेयर while studying, while reading novels, whilst lazing around she draws broken heart। वैसे तो ड्राइंग की उसको पसंद नहीं है ना पेंटिंग, लेकिन जब भी ड्रॉ करती है तो वो ब्रोकन हार्ट ड्रॉ करती है हर जगह। अच्छा, चाहे वो पढ़े, चाहे जब नॉवल पढ़ रही हो, वो हर जगह उसका ब्रोकन हार्ट का ही थीम होती है एक तरह से। दे आर हर ट्रेडमार्क ऑन ऑल हर बुक्स, और जो ब्रोकन हार्ट्स हैं वो ट्रेडमार्क है। अगर उसको एक हार्ट बना ब्रोकन हार्ट, तो समझ लो उसी की किताब है। इवन on doctor's inquiry, she did not give any history of disappointment in love. She reported girls like me never love, but they are loved by others। क्या बात है। डॉक्टर की इंक्वायरी करने के बाद भी उसने कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दी कि कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट इन लव में गई हो, बल्कि उसने रिपोर्ट कराई, उसने बताया बल्कि और उल्टा है कि मेरे जैसी लड़की कभी किसी को प्यार नहीं करती, बल्कि उसे प्यार करते हैं दूसरे। She said, I love being me, being appreciated. I care a lot for appreciation, and so I shall do something different and daring to be appreciated, and I will see to it that people notice it. I love to advertise my qualities. I am very outspoken, frank, and hence always involved in disputes। तो ये सब बताया लड़की ने। तो और फिर बड़े सर ने इसको लिया कि ईगोटिज्म है, बोस्टर है, हॉटी है, इंडिफरेंट टू लव्ड वंस है एंड फैमिली। कहती है मैं किसी को प्यार नहीं करती, मुझे दूसरे प्यार करता है। इसका मतलब ये इंडिफरेंट टू लव्ड वंस है और फैमिली, डोमिनेटिंग है, हीडलेस है, करेजियस है, पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी है इसमें।
कहती है आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू सर्वेंट्स। वाओ, दे आर नॉट माई क्लास, आई टॉक टू देम ओनली फॉर गिविंग ऑर्डर। मैं नौकरों से बात नहीं करती, वो मेरी क्लास के नहीं है, मेरे लेवल के नहीं है। मैं केवल उनसे तब बात करती हूँ जब उन्हें मुझे ऑर्डर देना होता है। ये सारे रूब्रिक्स इसमें ले लिए, कंडीशन हालांकि पढ़ दे रहे हैं और स्टेटमेंट कह रहे हैं। वेरी डोमिनेटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, नो ग्रेट अटैचमेंट विद एनीबडी, हर ओनली हॉबी was to roam around in car and would go driving even despite warning from parents. Within an hour of falling down with a fit, she would be at airport to receive somebody. लो साहब, दौरा पड़ने के एक घंटे में ही वो फिट हो जाती है लाने के लिए एयरपोर्ट से किसी को। ड्रीम्स में कह रहे हैं कि ड्रीम्स इसको दो तरह के आ रहे हैं। ए ऑफ एडवेंचर, आई एम गोइंग टू ए प्लेस वेयर नो वन कैन, दैट प्लेस इज वेरी नाइस, is inaccessible, no one has seen it, there is lot of greenery and beauty। एक तो ये आता है, और दूसरा ड्रीम आता है इसका ऑफ डेली इवेंट्स। डेली इवेंट्स के ड्रीम्स आते हैं। तो ये था इसकी हिस्ट्री। बड़े सर कह रहे हैं कि फ्रॉम द अबव हिस्ट्री वी सी ए very bold, courageous, high-spirited and haughty character, a typical spoiled college-going rich girl, probably pampered and hence disobedient with hysterical element। ये लब्बो लबाब सर ने निकाला, समरी बना दी कि हमारे सामने इस केस में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बोल्ड है, करेजियस है, हाई स्पिरिटेड है, हॉटी कैरेक्टर वाली है और स्पॉइल्ड, एक बिगड़ी हुई औलाद है, बिगड़ी हुई रिच गर्ल है और पैम्पर करी हुई है, जिसकी वजह से और इसलिए फिर वो डिसोबीडियंट और हिस्टैरिकल एलिमेंट के साथ है, हिस्टैरिकल टच भी है इसमें। बड़े सर बोल रहे हैं कि 9/8/1997 9 अगस्त 1997 में जब पहली बार कह रहे हैं गिवन ए सिंगल डोज ऑफ मॉस्कस 1 m। 30 अगस्त 1997 में फिर जब फॉलो अप हुआ तो देखा गया कोराइजा इंक्रीज, हेडेक इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, फेल्ट मोर लेजी इन 2 वीक्स, फील इंडिफरेंट टू ड्रेसिंग अप, इवन वियरिंग ए लेंस, नो फिट्स। फर्स्ट 4 days वर फाइन, लेकिन पहले 4 दिन अच्छे थे, कोई दौरा तो आया नहीं, लेकिन इंडिफरेंट, पहनावे को लेकर के इंडिफरेंट हो गई, इवन लेंस को पहनने के प्रति भी इंडिफरेंट हो गई, लेजी हो गई 2 हफ्तों में। रिमार्क दे रहे हैं सर, टिप्पणी दे रहे हैं, कह रहे हैं पर नंबर 1, particulars of headache and coryza are welcome sign as ROS, रिटर्न ऑफ ओरिजिनल सिम्टम के रूप में, अकॉर्डिंग टू हेरिंग्सलाफ क्योर। दूसरा रिमार्क है नो फिट्स, ओके साइन, कोई फिट भी नहीं आया, ये भी अच्छा संकेत है। तीसरा रिमार्क दे रहे हैं कि फर्स्ट फ्यू डेज वर फाइन, नॉट ए गुड साइन, इंडिकेट ए पार्शियली इंडिकेटेड रेमेडी प्रोबेबली कवरिंग ओनली डिजीज फैक्टर। पहले कुछ दिन अच्छा रहना केवल ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये इस बात का इशारा है कि पार्शियली इंडिकेटेड रेमेडी है और उसने संभवतः डिजीज फैक्टर को केवल कवर करा है। नेक्स्ट पॉइंट करें, लेजीनेस वीकनेस इंक्रीजिंग। यहां देख रहे हैं हम केस में लेजीनेस वीकनेस बढ़ रही है, ए बैड साइन इंडिकेट्स, ये गलत संकेत है, बुरा संकेत है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बेटर, टॉक्सिन्स आर नॉट बीइंग एलिमिनेटेड बट आर वेरी मच इन टिश्यूज एंड मे लीड टू सप्रेशन। अगर लेजीनेस वीकनेस बढ़ रही है तो भाई टॉक्सिन्स जो है एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं अमितपाल,
बल्कि वो टिश्यू टिश्यू के अंदर जा रहे हैं सप्रेशन के तहत। बिल्कुल। नेक्स्ट रिमार्क है, नो डिजायर टू ड्रेस और वियर ए लेंस स्पेशली इन सच ए लाइवली गर्ल नॉट एट ऑल ए गुड साइन। अपने ड्रेस अप की तरफ ध्यान ना देना, चश्मे लेंस को ना पहनना, मतलब आई लेंस होंगे। अब मजे की बात यह है, इतनी जिंदा दिल लड़की के साथ अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। डिजायर्स में कह रहे हैं, डिजायर ब्रैकेट में नेचुरल, desires to live and enjoy or carry express the natural genetic trait in an individual is most important। ये जो इंडिफरेंट हो गई थी उसको कह रहे हैं कि भाई डिजायर टू लिव तो एक नेचुरल जेनेटिक ट्रेट है, ये तो किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉस ऑफ सच डिजायर एंड लाइवलीनेस इज ए साइन ऑफ रॉन्ग रेमेडी। और जब भी लगे कि ये जो लाइफ से दूर जा रहा बंदा, डिजायर्स उसकी कम हो रही हैं, इंडिफरेंट हो रहा है, तो समझ लो कि ये रॉन्ग रेमेडी है। बड़े सर कह रहे हैं केस वाज रिकंसिडर्ड, केस को दोबारा से रिकंसिडर करा गया। फिर देखा गया कि हॉटी है, करेजियस है, हाई स्पिरिटेड, लव फ्रूट जूस, चिली, थर्स्टी सब है। तो कह रहे हैं वेरेट्रम एल्बम 1 ml 1 डोज प्रेस्क्राइब्ड। अब हमने इसको वेरेट्रम एल्बम 1 ml की 1 डोज प्रेस्क्राइब करी। 1 सितंबर 1997 में टिग्रिटोल डिसकंटिन्यू करी, वेरेट्रम एल्बम 1 ml देकर के एसएल दिया। 18/9/1997 को फॉलोअप लिया, जब 18 दिन बाद, तो अमित भाई फॉलोअप में मिला 1 अटैक लाइंग ऑन बेड व्हेन, एक अटैक आया जो वो बिस्तर पे लेटी। दूसरा पॉइंट मिला फॉलोअप का, सीवियर हेडेक आफ्टर फिट के बाद सीवियर हेडेक आया। तीसरा इंफॉर्मेशन थी स्लीपीनेस आफ्टर फिट। फोर्थ इंफॉर्मेशन थी वांटेड टू रोम, आई डोंट वांट टू सिट, मैं घूमना चाहती हूँ, मैं बैठना नहीं चाहती। ये फॉलोअप था। बड़े सर ने इसको यहाँ एसएल दिया। फिर 1 महीने का एसएल दिया। 1 महीने बाद जब 18/10/1997 को आई, फॉलोअप में आया मेंटली बेटर थी, अल्सर ऑन लेग, लेफ्ट लेग ऑन शिन, अल्सर था बाई लेग पर, वो भी शिन पे आगे। वांट नॉट टू अप्लाई एनी लोकल एप्लीकेशन, फिर उसको हमने वार्निंग दी कि कुछ भी लोकल एप्लीकेशन मत करना इस पे, और एसएल दे दिया 1 महीने का। फिर 18/11/1997 में जब फॉलोअप आया, कह रहे हैं कि अल्सरेशन ऑफ लेग्स नॉट हील्ड, एज इज इरेगुलर एंड ब्लीडिंग। अल्सरेशन लेग्स पे हील नहीं हो रहा, और भाई उस अल्सर की जो एजेस थी वो इरेगुलर थी और ब्लीडिंग हो रखा था। सर ने यहाँ फिर एसएल दिया 1 महीने का लगभग, सॉरी 1 महीने का नहीं, अच्छा 18/11 फिर 15/11 मिस प्रिंट है। सर ने फिर एक एसएल दिया। फिर उस एसएल देने के बाद देखा कन्वल्सिव फिट्स फॉलोड बाय हेडेक, लोअर अल्सर हीलिंग, ए न्यू वन फॉर्मिंग अबाउट इट। हाय हाय, कन्वल्सिव फिट आने लगे, सिर दर्द भी आता रहा, और भाई लोअर अल्सर तो हील हो गया, लेकिन उसको ऊपर बन गया अमित भाई एक नया, अभी गलत दिशा में लग रहा है। लग तो वही रहा है। हाउ डिड फिट रिकर, अच्छा फिर कंफर्म कर रहे हैं शायद सर, पूछ रहे हैं कि हाउ डिड फिट रिकर, मदर इन्फॉर्म्ड अस दैट डिस्पाइट स्कॉल्डिंग हर शी स्टिल परसिस्टेड विद अप्लाइंग परफ्यूम्स। फिट इसलिए आया क्योंकि माँ ने बताया कि स्कॉल्डिंग, उसको डांट पड़ी क्योंकि वो उसको मना करने पर भी परफ्यूम लगा रही थी एक तरह से। कह रही आई डोंट नो वेयर शी हाइड्स इट बट शी रिमूव्स इट फ्रॉम सीक्रेट प्लेस एंड यूज इट। व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट दिस शी सेड वेदर यू क्योर मी और नॉट आई एम गोइंग टू यूज इट दो आई गेट हेडेक फ्रॉम इट।
तो मतलब मानी नहीं, कह रही पता नहीं कहाँ छुपा रखा था, वहां से निकाल के लगा लिया। जब मैंने इससे कहा तो इसने कहा कि तुम मुझे क्योर करो या मत करो, मैं तो इसे यूज करूंगी, भले चाहे मुझे इससे सिर दर्द हो रहा हो। तो इसी में 3 पॉइंट निकाले सर ने, डिफाइंड है, डिसीटफुल है, स्लाई है, डिसोबीडियंट है। अब बड़े सर बोल रहे हैं, रिमार्क फिर टिप्पणी दे रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं ऑन डीप इंक्वायरी द गर्ल कन्फेस्ड of having applied local ointment on the ulcer despite of being warned against by me and her parents. जब डीप इंक्वायरी करी, हेलो। हाँ जी, मुझे आ रही है आवाज। चलो वाईफाई। आ जाएंगे। मुझे लग रहा है बॉस के हेडफोन में कोई दिक्कत हुई है। हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ हाँ रही जी है? बॉस, जी सर, जी सर। राम राम बॉस। आवाज आ रही है भाई? हाँ अब जी आ रही सर, आ है। रही है। पता हाँ नहीं, हाँ, आ रही है। मुझे तो आप लोगों की आ रही थी। हाँ बॉस, सबकी हमको आ भी रही आ है। रही है। वो आपकी कुछ तो शायद हेडफोन में दिक्कत हुई थी। हाँ, मैंने बंद कर दिया, मैंने डायरेक्ट आ गया हूँ। चलो हाँ जी। तो सर कह रहे हैं कि उसने मना करने पर भी ऑइंटमेंट लगाया। कह रहे हैं द फिट्स हैड इंक्रीज इन नंबर एंड इन इंटेंसिटी। अब उसके फिट्स जो है उनकी संख्या भी बढ़ने लगी और तीव्रता भी बढ़ने लगी। The duration of dullness and confusion after sleep had increased. This showed that the disease had not weakened nor constitution had strengthened despite exteriorization projected as ulceration on the skin of leg. जिससे ये दिखाई देता है कि भाई डिजीज जो है वो वीक नहीं पड़ा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन हुआ, जबकि एक्सटरलाइजेशन हो भी रहा है अल्सर के रूप में स्किन पर। कह रहे हैं ए न्यू अल्सर हैज नो बिजनेस टू फॉर्म अबव द ओल्ड वन इंडिकेटिंग सप्रेशन। एक नया अल्सर का बनना पुराने वाले के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और ये इंडिकेशन ऑफ सप्रेशन है, बड़े सर बोल रहे हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन with the help of a genetic constitutional simillimum has to be associated with weakened disease. That is, in this case, reduction in number of fits, more alertness of mind and less dullness. अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन होता एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम से, साथ में इसकी डिजीज वीक होता, और कहने का मतलब है कि फिट्स की संख्या कम होती, माइंड में अलर्टनेस आती और डलनेस भी कम होती। देन हाउ डू वी एक्सप्लेन द एक्सटरलाइजेशन ऑन स्किन। अब ये जो स्किन पे एक्सटरलाइजेशन आया, फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करें? फिर अब हम सवाल ये बनता है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग हेरिंग्स लॉ कोरोलरी ऑफ इनसाइड आउट। और फिर हम इसको कैसे यहाँ डिफाइन करें? अब कि हेरिंग्स लॉ की जो कोरोलरी है कि अंदर से बाहर को आती है टॉक्सिन, बीमारी, डिजीज इन द 6th लेयर ऑफ सप्रेशन टू द फर्स्ट लेयर। अभी हम देख रहे हैं कि डिजीज जो है 6th लेयर ऑफ सप्रेशन का फर्स्ट लेयर पे आया, बट देयर इज ए कैच टू इट। यहाँ भी एक वो है कि द एपिलेप्टिक सीजर are due to discharge of excess electrical activity in the neuronal cells as was evident in EEG investigation. MRI did not show any abnormality. यहाँ भी देखा गया कि एपिलेप्टिक सीजर जो आता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अधिक होने की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अधिक होने की वजह से न्यूरल सेल की, ये ईईजी में तो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, लेकिन एमआरआई में कुछ नहीं आया। द डिजीज वाज इन न्यूरोडर्म बट सोरिक इन नेचर। इससे पता चलता है कि
न्यूरोडर्म में तो है लेकिन सोरिक नेचर का है। द डिजीज हम्म after our remedy come out on the skin but not in soric form but in syphilitic form, that is हम्म destruction from form, यानी कि अल्सर बिल विद ब्लीडिंग जैक डिजीज। देखो क्या गजब की बात पकड़ के लाए सर, जबकि हम्म 6th लेयर पे सोरा नेचर का डिजीज था और फर्स्ट हम्म लेयर पे आया लेकिन आया सिफिलिस के रूप में। हम्म The travel of disease from sora to syphilis, even in the lesser important layer of skin, is not a journey towards ideal cure। अमित शर्मा भी कई बार इस पे अपना पॉइंट रखे, बड़ा अच्छा। बड़े सर ने फिर बोल दिया कि भाई सोरा से सिफिलिस के लिए, सोरा से हम्म सिफिलिस पे जाना भले ही चाहे लोअर लेयर पे ही क्यों ना हो, हम्म, वो वो आइडल क्योर का इशारा नहीं है। यानी कि बिल्कुल म्याज्म लेसर टू हायर जाना ही नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी। बिल्कुल जी। म्याज्म लेसर टू हायर, चाहे अब हायर लेवल से हायर लेयर से लोअर लेयर की तरफ ही क्यों ना आ रही हो डिजीज, लेकिन म्याज्म का रिग्रेशन तो बनता ही है, म्याज्म का तो बिल- रिवर्सल बनता ही है। सर इसमें ये होता है कि अगर वो मियाज़म का रिवर्सल ना हुआ, चाहे वो फर्स्ट लेयर पे भी आ गया, तो ये हो सकता है ना कि वो सिफिलिस मियाज़म कभी भी फिर डीपेस्ट लेयर में जा सकता है। हाँ वो भी जा सकता है, लेकिन बड़े सर ने तो साफ साफ पहले कह दी, इसको आगे समझेंगे। बड़े सर कह रहे हैं कि भाई भले ही चाहे छठी लेयर से पहली लेयर पे आई ये बीमारी, लेकिन छठी लेयर का सोरा पहली लेयर के सिफिलिस में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। हम्म। अब आगे बताएंगे जो आपका भाव है। कह रहे हैं सिफिलिस जी सर। मियाज्म इज मोर डेंजरस एंड इफ स्प्रेड announces destruction, unlike sora which is only functional derangement। हम्म इन द इन केस थोड़ा भाव ये भी आ ही रहा है जो आप बता रहे हैं कि सिफिलिस तो अपने आप में डेंजरस ही है हम्म और सोरा फंक्शनल डिरेंजमेंट है, तो जाहिर सी बात है बाद में कहाँ फैलेगा क्या नहीं फैलेगा वो अलग बात है, अदरवाइज ये डिस्ट्रक्टिव तो है ही अभी का अभी बिल्कुल जी। भी। कह हम्म रहे in case the MRI had shown epilepsy arising from lacunar infarcts inside the brain or any other destructive process in the brain, then appearance of ulcer on the skin with definite improvement in fits and general alertness would have been a welcome sign। अगर हम्म अंदर कोई लेक्यूनर इन्फार्क्ट होता एमआरआई में, ये हम्म डिस्ट्रक्शन की वजह से एपिलेप्सी होता अंदर, तो उसके हम्म बाद इसके रिवर्सल में फिट्स की संख्या कम होते हुए स्किन पे अल्सर को वेलकम किया जा सकता था। हम्म दिस वुड हैव इंडिकेटेड change that the disease destructive process has shifted from more important to less important sphere, that is the skin। if the fits were the outcome of SOL in the brain like a tumor, then externalization would mean appearance of warts or callosities or a ringworm on the skin। और यदि ये फिट्स आ रहे होते किसी स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन की वजह से, ट्यूमर की वजह से डॉक्टर्स रे, तो फिर स्किन पे हम्म हम एक बार को वेलकम कर सकते थे कि भाई ये वार्ट के रूप में आ जाए, ऐसे के ऐसे ही कैलोसिटी या रिंगवर्म के रूप में आ जाए, सभी साइकोटिक है ये। If this is further followed by boils or rash or mild eczematous dermatitis, it would definitely mean process towards psoriatic miasm and hence a perfect cure। ब्रैकेट में करें albeit with general improvement in stamina as explained earlier, और साथ ही साथ जनरल इंप्रूवमेंट उसके स्टेमिना में भी होता। तो इस तरह से अंदर एपिलेप्सी का क्या कोज है, क्या कारण है, उसके हिसाब से एक्सटरलाइजेशन को देखा जाएगा। हम्म Naturally, in above mentioned case, the remedy was still not the genetic constitutional simillimum। हम्म Continuing with the same remedy again and again or in higher and higher potencies despite the wrong direction indicated a miasmatic chart of suppression would invariably take the girl towards doom। The case had to be reconsidered। अगर हम यहाँ जबरदस्ती देते जा रहे हैं दवाई फिर भी
हायर एंड हायर, हम्म, तो भाई लड़की जो है वो डूम में पहुंच जाएगी, विनाश। बिल्कुल। इसलिए यहाँ रिकंसिडर करना पड़ा, फिर केस को रिकंसिडर करो। फिर रीएनालिसिस करी सर ने, कह रहे हैं फर्स्टली गिविंग इम्पोर्टेंस टू द गर्ल्स मोस्ट प्रोनाउंस्ड नेचुरल अनडिजीज्ड कैरेक्टरिस्टिक विच सिंबलाइजेज द गर्ल वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर वहीं ले आए सर घुमा के, जहां से शुरू करे थे दो केस, कि यहाँ हमें सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए कि हम लड़की का वो प्रोनाउंस्ड नेचुरल अनडिजीज्ड कैरेक्टरिस्टिक को पकड़े, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो सिंबलाइज होगा उस गर्ल का। एक बात। सेकेंडली, दैट नेचर हैज टू बी कपल्ड विद द सेकंड प्रोनाउंस्ड ट्रेट ऑफ द गर्ल। और फिर नेचुरल, उसकी नेचर को यहाँ जोड़ो सेकंड प्रोनाउंस्ड ट्रेट के रूप में गर्ल। फर्स्ट रूब्रिक चूजन फ्रॉम हर लाइवलीनेस, फ्रेक आउट, एंजॉयबल, एंथुजियास्टिक नेचर वाज। पहला रूब्रिक जो चुना उसके लाइवलीनेस को, जिंदा दिली को लेके, फ्रीक आउट को लेकर के, एंजॉयबल स्वभाव को लेके, एंथुजियास्टिक नेचर को लेकर के पहला रूब्रिक लिया वाइवेसियस, जिसमें रेमेडी है, जिसमें मेडिसिन हैं 119। हालांकि यहाँ मेरे को बार बार फील आ रहा, तो मैं बोल ही दूं, यहाँ रेमेडी वर्ड नहीं आना चाहिए अभी, यहाँ 119 मेडिसिन कहना चाहिए। ये प्रिंट का मसला है, क्योंकि रेमेडी तभी बोलेंगे, रेमेडी तो एक ही आती है बाद में निकल के बस। 119 मेडिसिन हैं उसमें। सेकंड रूब्रिक है सेलेक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग नेचर। 1, क्या नेवर बोदर्ड बाय और एक्शंस, नेवर रेस्ट्रिक्टेड बाय हर फिट्स, ऑलवेज रेडी टू गो अहेड इन लाइफ, एडवाइस टू मदर, डोंट टेक टेंशन और लक इज ऑलवेज विद अस, ऑलवेज लुक ए पॉजिटिव साइड, नेवर नेगेटिव साइड। हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना, इसका ये सेकंड पॉइंट बना। रूब्रिक लिया पॉजिटिविटी। बाय एलिमिनेशन एनालिसिस जब हम गुजरे तो उसमें ए पॉइंट कह रहे हैं, वाइवेसियस प्लस पॉजिटिव को जब मिलाया तो मेडिसिन आ गई, आर्सेनिक, फेरम, हिपरसल्फ, लैकेसिस, मर्कसोल, सिपिया। थर्ड rubric, as seen from her behavior of defying her parents and driving a car 1 hour after fit and defying me, you care me or not, I don't leave perfume, we take the third pronounced rubric defiant। उसके इस स्वभाव की वजह से तीसरा रूब्रिक बड़े सर ने लिया डिफाइंड। बाय एलिमिनेटिंग एनालिसिस कह रहे हैं, we come to two constitutions which are vivacious plus positive plus defined are mercury and sepia। हम 2 पे आ गए। फोर्थ रूब्रिक फिर बनाया, वांडर डिजायर टू गिव अस ओनली मर्कसोल। फोर्थ रूब्रिक में वांडर डिजायर लिया तो हम केवल और केवल पहुंच गए मर्कसोल पे। आइडेंटिकली मर्कसोल इज चिली इन क्रॉनिक डिजीज, has increased perspiration. It also covers haughty, dictatorial, self-esteem, disputation में फंसी रहती है, झगड़ालू, नॉन कंसाइंशियस, सेंसिटिव टू ऑर्डर और परफ्यूम्स एटसेट्रा, ड्राइविंग अ ब्रोकन हार्ट, प्रोबेबली इंडिकेशन ऑफ सिफिलिटिक कंस्टिट्यूशन। ओहो, ब्रोकन हार्ट को ड्रा करने का मतलब सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन का इशारा है। 15/11/1998 में दी प्रेस्क्राइब करी जब मर्कसोल 1M, तो 15/12 1 महीने बाद जब फॉलोअप लिया अमित भाई, नंबर 1 पॉइंट मिला, नंबर ऑफ फिट्स इंक्रीज बट फिट्स लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम एंड ट्रांजिएंट। फिट्स की संख्या तो बढ़ी लेकिन क्षणिक, समय कम हुआ और जल्दी ही रिकवरी हो जा रही थी। दूसरा पॉइंट क्या मिला फॉलोअप में, नो मोर स्लीपीनेस एंड डलनेस। थर्ड पॉइंट, फील मोर अलर्ट, फ्रेक आउट मोर, ये मिला। फिर बुलाया उसको 4 जनवरी
1999 में फॉलोअप के लिए फिट्स लेसर इन नंबर एंड इंटेंसिटी, कंफ्यूजन नॉट मोर आफ्टर फिट्स के बाद जो कंफ्यूजन में चली जाती थी वो भी नहीं, लेजीनेस खत्म। फिर 24 जनवरी 1999 में फॉलोअप में बताया उसने कि कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग फिट्स के दौरान भी उसे थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रहती है, विच वर ओनली 2 in 2 weeks, दो बार हुई केवल 2 हफ्तों में। अवेयरनेस ऑफ फिट्स बिफोर दे कम, अब उसको और अभी फील होने लगा, अवेयरनेस हो जाती थी फिट के आने से पहले, अब जब फिट आते थे। सी वाज टॉकिंग ड्यूरिंग फिट के दौरान वो बात करती थी। अब 14 फरवरी 1999 को फिर एक फॉलोअप में उसने बताया, हेडेक माइल्ड फॉर फ्यू डेज, नाउ इम्प्रूव, नो मोर फिट्स, कोई फिट नहीं है। स्किन पर एक्जिमेटस, रेडिश, रैश ऑन लेग, आया, नो डलनेस, लेजीनेस एटसेट्रा, कोई डलनेस नहीं, कोई लेजीनेस नहीं। 10 मार्च 1999 में बताया, जनरली बेटर इन ऑलवेज, स्टॉप्ड मेडिसिन, एक्जिमा परसिस्ट, लेफ्ट अलोन, एक्जिमा थोड़ा सा परसिस्ट कर रहा, उसको छोड़ दिया अकेले, अब लगभग सबकी दवाइयां बंद कर दी, अब कोई मेडिसिन नहीं। तो ये था केस, और कितना बढ़िया केस है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे सामने पैथोलॉजी है उसका कॉज क्या है, अंदर सो रहा है, साइकोसिस है या सिफिलिस है, उसी के हिसाब से हम उसका एक्सटरलाइजेशन का उम्मीद करेंगे। बिल्कुल भाई आप तो मैं यही बोला रुकूंगा, आप लोग हाँ बात जी करो। राम राम भाई, नमस्ते। राम राम जी। राम राम जी। राम राम भैया।